करेंगे और साहब अपने विचारों को रखेंगे। धन्यवाद। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिस नाम पर आज इस महारैली का आयोजन किया गया है, ये नया नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कई दलों का बनाया, यानी 25 दलों से तो ज्यादा दल थे ही। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी के लोगों ने बनाया और सोनिया गांधी और कांग्रेस ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए बनाया। तो जिस तरह से एनडीए और यूपीए बना, उसी तरह से 31 पार्टी के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसका शॉर्ट नाम है, राष्ट्रीय का अंग्रेजी में आर लिया, परिवर्तन का पी लिया, मोर्चा का एम लिया, आरपीएम। जैसे एनडीए है, जैसे यूपीए है, वैसे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आरएमपी हम लोगों ने बनाया और 31 पार्टी के लोगों ने बनाया। जब बनाया तो 31 पार्टी के लोग थे, अब ये संख्या 36 हो गई है, 3 दर्जन हो गई है, बढ़ रही है, इसका समर्थन बढ़ रहा है। और ये बहुजन समाज के लोगों ने ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुजन समाज किसको कहते हैं? ये शब्द तो बार बार बहुजन आप लोगों को बार बार सुनने को मिलता है, मगर ये इसके बारे में लोगों में कंफ्यूजन है। जैसे ही बहुजन बोला जाता है तो बहुत सारे बैकवर्ड जो लोग हैं, तमाम जाति के लोग हैं, 6247 जाति के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बहुजन का मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट के आपके यूपी में। तो हम देख रहे हैं 99% नॉन शेड्यूल कास्ट। बहुजन कैसे हुआ? कैसे हुआ बहुजन? 21% से तो बहुजन नहीं बनता है, ये तो अल्पजन है। शेड्यूल ट्राइब, फिर नॉमेडिक ट्राइब, फिर एमबीसी, फिर ओबीसी और फिर इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत,
सारे लोग मिलकर 100 में 85% लोग होते हैं। जब 100 में 85 लोग ये है, तब कहा जा सकता है बहुजन। 100 में जब इनको 85 कहा जाएगा, तब फिर कहा जा सका ये बहुजन है। तो हम जिसे बहुजन कह रहे हैं, ऐसे बहुजनों ने यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलाकर 85% लोगों ने और उनके दलों ने मिलकर RPM यानी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बना? तो हम परिवर्तन चाहते हैं इसलिए बनाया। परिवर्तन, देखो परिवर्तन समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। जब जी आजादी का आंदोलन कर रहे थे, उस समय गांधी जी और नेहरू जी जब आजादी का आंदोलन कर रहे थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अमेरिका के लोगों को कहा, इंग्लैंड के लोगों को कहा, यूरोप के लोगों को कहा कि जरा गांधी जी और नेहरू जी को पूछो कि ये जो कह रहे हैं आजादी की बात, तो इनको पूछो क्या इनकी आजादी ये फ्रीडम ऑफ द कंट्री की आजादी है कि नहीं? इनका जो स्लोगन है, इनका जो नारा है, वो फ्रीडम ऑफ द कंट्री का है, यानी देश के आजादी का है। गांधी नेहरू का स्लोगन, नारा, इनका नारा फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है, फ्रीडम ऑफ द कंट्री का है, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नहीं है। जब गांधी जी और नेहरू जी थे आंदोलन कर रहे थे, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही। अब आजाद भारत में क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा। क्या कहा? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, अब कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैसे है, आपको थोड़ा समझाता तो आपको समझ में आएगा। पहले ये मिर्जापुर में मैं 20 साल पहले आता था तो सिंगल लेन था रोड का, सिंगल लेन। साला आने को बहुत धक्के खाना पड़ता था। ये मास्टर जी यहाँ हंस रहे हैं क्योंकि हमको धक्का खाने के बाद वही चाय पिलाते थे। हाँ, बहुत जाम भी लगता था, धक्का भी खाते थे, हरेसमेंट बहुत होता था। तो ये सिंगल लेन का जो रोड है, वो फिर लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में डबल लेन कर दिया। फिर डबल लेन का 4 लेन कर दिया, 4 लेन का 6 लेन कर दिया और 6 लेन का 8 लेन कर दिया। इसको उन्होंने कहा ए डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, ये देश का विकास है। वहां लिखा होता है 6 लेन में, 4 लेन में लिखा होता है यहां पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, यहां पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, यहां साइकिल तो बिल्कुल ही नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते। यानी हम लोगों के पास यही साधन है और हमको वहां जाने देते नहीं है, हमारे लिए पाबंदी है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी को पाबंदी है। जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है उसी को जाने देते हैं। ये है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये है देश का विकास। बड़े बड़े फ्लाईओवर, यानी ब्रिज के ऊपर ब्रिज,
तो हमारे पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बैलगाड़ी है, उनको वहां जाने के लिए पाबंदी है। तो ये डेवलपमेंट हमको क्या करना भाई? ये डेवलपमेंट जहां लिखा होता है कि आपकी गाड़ी यहाँ नहीं चलाई जा सकती, तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को क्या करने का? चाटने का? तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को क्या करने का? चाटने का। जैसे घर में हम अचार बनाते हैं तो खाना खाते खाते चाटते हैं ना अचार को, क्या वैसे इनके डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को चाटने का? क्या करने का? तो ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है। ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं। ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है। ये देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं है, ये देश का विकास है। ये रोड का विकास, डैम का विकास, फ्लाईओवर का विकास, ये विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रेल का विकास, अभी नरेंद्र मोदी ने कहा, देखो हमने उत्तर प्रदेश में 13 एयरपोर्ट बनाए जहां एरोप्लेन चलेगा। अब कितने लोग हैं एरोप्लेन में चलने वाली है? अरे भाई मास्टर जी है कोई? मास्टर खुद जिंदगी में अभी तक नहीं गया, मास्टर होगा नहीं गया। और कभी कभी घर के आंगन में आकर देख लेता जा, ये देखने का ही तो है नहीं। तो मोदी कह रहा है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश में बनवाया। अरे क्या करे भाई तुम्हारा ये डेवलपमेंट चला? केवल एरोप्लेन को देख ही सकते हैं, बैठ नहीं सकते। ये है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अरे हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे बच्चों को बढ़िया स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल बढ़िया, वहां पढ़ाने वाला मास्टर बढ़िया चाहिए, वो डेली पढ़ाने का काम करने वाला चाहिए। तो गांव में स्कूल नहीं होता है। 2 लाख गांव ऐसे हैं भारत में, 2 लाख गांव जहां स्कूल ही नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को। सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, 6.5 लाख गांवों में 2 लाख गांव ऐसे हैं जिस गांव में 75 साल की आजादी में स्कूल ही नहीं है। तो उस गांव के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अंतर पर पढ़ने को जाते हैं। अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में पढ़ने को जाते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कहती है? निर्णय करती है कि उन बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने के लिए टिकट नहीं लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बस में जा सकते हैं। निर्णय लिया मोदी ने, योगी ने निर्णय लिया कि बच्चों को टिकट का पैसा नहीं लगता है। तो हमने बच्चों को पूछा, तुम्हारे गांव में रोडवेज की बस आती है क्या? कहीं देखा नहीं। देखो मोदी और योगी फैसला क्या किया? बस में बैठने का टिकट नहीं लगा। गाड़ी ही नहीं है तो साला टिकट नहीं। गाड़ी होगी तब तो टिकट नहीं लगेगा, तो बात फायदे की है। बहुत सारे बच्चे केवल इस वजह से स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते कि उसके गांव में स्कूल नहीं। 2 लाख गांव, 75 साल हो गए आजादी को, इसका डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। ये लोगों के विकास का एजेंडा है जो बता रहा हूं। मगर देश में डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाया जा रहा है। देश के
विकास का नारा लगाया जा रहा है, देश में रहने वाले लोगों के विकास का नारा नहीं लगाया जा रहा है। गांव के 90% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हैं। शहरों के 75% लोग अर्ध भूखमरी और भूखमरी के शिकार हैं और उनको 5 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी दे रहा है और प्रचार कर रहा है हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये मुफ्त में अनाज देना ये सिद्ध करता है, सबूत है कि तुमने 75 साल में लोग पेट भर अन्न खाने लायक भी नहीं रखे। कितने नालायक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान होता है संविधान में। जो सर्वशक्तिमान ताकत होती है उसके पास सारे अधिकार उसके पास होते हैं। उन्होंने इन लोगों का विकास करने का कोई काम नहीं किया। इसलिए बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री संविधान ने इनको शक्ति दी, मगर ये प्रधानमंत्री इन गरीबों का विकास नहीं कर पाए। इसलिए ये सारे प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री, ये सारे प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री है। और भारत में आज तक किसी ने भी इन प्रधानमंत्रियों को नालायक नहीं कहा होगा। शायद मैं ही पहला आदमी हूं ये प्रधानमंत्री को नालायक कह रहा है। सबूत के साथ बोल रहा। और इसलिए उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इसलिए इस परिस्थिति में परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं कि परिवर्तन की जरूरत है और ये परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ध्यान रखें, जब हमको बजट बनाने का मौका मिलेगा तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, दूसरा मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान पर्याप्त मिले। 75 साल में इतना भी नहीं कर पाए, इतना बहुत छोटा काम नहीं कर पाए। इसलिए कह रहा हूं नालायक है, इतना छोटा काम नहीं कर पाए। दूसरी बात, शिक्षा, हर गरीब से गरीब आदमी का बच्चा उसको पढ़ने के लिए सख्ती का कानून हो, सख्ती का कानून हो और सख्ती से उनको स्कूलों में भर्ती किया जाए और वो स्कूल छोड़कर ना जाए, इसका प्रबंध किया जाए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, हम गरीब लोगों में एक आदमी कमाने वाला होता है, जब वो बीमार पड़ता है तो हम दिन भर काम करते हैं तो रात में हमारा चूल्हा पकता है। गरीब आदमी का ध्यान रखो कि दिन भर काम करता है तो शाम को उसके घर का चूल्हा पकता है और जब वो बीमार पड़ता है तो उसका चूल्हा पकता नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ है उसकी मुफ्त में बढ़िया क्वालिटी की स्वास्थ्य व्यवस्था हो। मैं देहात का रहने वाला हूं, देहात के किसी गांव में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देहात का रहने वाला, मैं खुद जानता हूं। वो इसीलिए झोला छाप डॉक्टरों को कुछ न कुछ करना पड़ता है और झोला छाप डॉक्टरों की दवा करने से आदमी बीमारी के वजह से मरने के बजाय झोला छाप डॉक्टर की दवा लेके मर जाता है। शिक्षा व्यवस्था वो इतना नहीं किया,
स्वास्थ्य नहीं किया, रोजगार देश में कितने नौजवान ग्रेजुएट होकर घूम रहे हैं, इंजीनियर होकर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं तो सरकार को स्वयं रोजगार का कार्यक्रम चलाना चाहिए। रोजगार नहीं दे सकते हो, स्वयं रोजगार करवाओ। अगर स्वयं रोजगार भी नहीं कर सकते तो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे दो। मैं अमेरिका गया, मैं यूरोप गया, लंदन गया, वहां इंक्वायरी किया कि अगर किसी आदमी ने जिलाधिकारी कार्यालय में लिख दिया कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे नौकरी नहीं है, तो वो ऑफिस के जिलाधिकारी के लोग कहते हैं अकाउंट नंबर है, दे। बस शाम को उसके अकाउंट में पैसा आता है और उसको कहा जाता है लिखित में 6 महीने तक ये पैसा आएगा और सरकार 6 महीने में तुम्हें रोजगार दे देगी, तुम्हारी व्यवस्था कर देगी। और जिस दिन तुमको रोजगार मिल जाएगा ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में आना बंद हो जाएगा। अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, लंदन में होता है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। 35 लाख हजार करोड़ रुपए का बजट, 35 लाख हजार करोड़ का बजट। अरे बाप रे बाप, कितना बजट। मास्टर साहब को मैंने पूछा, मास्टर गणित विषय का हो क्या? हाँ, गणित का। तो मुझे शून्य लगाकर दिखाओ तो 35 लाख करोड़ का शून्य लगाकर दिखाओ तो उसने माथे पर हाथ मारा। अरे कितना शून्य लगाना होगा सारा पता नहीं चलता। इतना रुपया केंद्र सरकार अकेले पास आता है। राज्य सरकार का बजट अलग है, नगर पालिका महानगर पालिका का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है। हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है। तो सारे देश भर में कितना पैसा आता है सरकार के पास कोई लिमिट नहीं है। और इतना ज्यादा पैसा आने के बाद भी गांव के 90% और शहरों के 75% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार है। पैसे की कमी यहाँ नहीं है, यहाँ अल्पजन लोगों का राज है और अल्पजन लोग केवल अपने लिए योजना बनाते हैं और अपने लिए विकास का कार्यक्रम चलाते हैं। इस वजह से इस देश में ये सारा का सारा सत्यानाश होता है। केवल इतना होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, पर इतना, बिल्कुल इतना। हमारे आदमी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग कोई मुफ्त का 5 किलो मोदीवा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बेचारा 5 किलो मुफ्त का। मेहनत से, पसीने से रोजगार दे दो, मेहनत से पैसा कमाएंगे और मेहनत का सम्मान और इज्जत से खाएंगे। और जो शरीर में खून बनेगा वो इज्जत वाला खून बनेगा, सम्मान वाला खून बनेगा, स्वाभिमान वाला खून बनेगा। इसके लिए हम लोग इस देश में परिवर्तन चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कहता है मैं बैकवर्ड हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया गिनती नहीं करूंगा, कुत्तों की करूंगा, बिल्ली की करूंगा, जानवर की करूंगा,
मगर तुम पिछड़े वर्ग के लोगों की नहीं करूंगा। पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री खुद ही गिनती नहीं करा रहा, हमारे लोगों की गिनती नहीं करवा रहा। तो इस तरह से सिद्ध होता है ये मुखौटा है, ये मुखौटा है। सत्ता किसी और के हाथ में है। ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। अंग्रेजी का शब्द है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में यूज किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये नॉमिनेटेड पीएम है, नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है। ये समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये महिलाओं की माफी मांग करके कहता हूं, समझ में नहीं आता इसलिए कहना पड़ रहा है। गांव में शादी होती है तो आदमी परिचय कराता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है, ये धर्म पत्नी है, ये शादीशुदा बीवी। तो दूसरा आदमी पूछता है ये कौन है, ऐसे रखे, ऐसी रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे रखा हुआ प्रधानमंत्री। अच्छा, अब थोड़ा सा समझ में आ गया। जब ये रखा हुआ प्रधानमंत्री होगा ये कौन काम करेगा भाई? जिसने रखा उसका काम करेगा कि हमारा करेगा? तो इसलिए ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये नॉमिनेटेड बैकवर्ड है, हम रियल बैकवर्ड चाहते हैं। नॉमिनेटेड बैकवर्ड नहीं चाहते, रियल बैकवर्ड चाहते हैं, वास्तविक बैकवर्ड चाहते हैं। और जब वो वास्तविक बैकवर्ड संसद में, विधानसभा में आ जाएंगे तो परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। तो सुन लीजिए, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। अब आप वोटर लिस्ट में वोटर का नाम लिखने के लिए जाते होगे नहीं? जाते, वोटर लिस्ट में नाम लिखने के लिए जाते हैं। तो वो कर्मचारी पूछता है आपका एड्रेस है? है। ब्रह्मा को पूछो, ब्रह्मा जी आपका एड्रेस है? कौन सा एड्रेस? ब्रह्मा जी का हमारा एड्रेस होता है, वोटर लिस्ट में नाम आता है। ब्रह्मा जी का एड्रेस ही नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी का एड्रेस नहीं होता है, वोटर लिस्ट में ब्रह्मा जी का नाम नहीं आता है। और संविधान क्या कहता है कि देश का राजा चुनने का अधिकार जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका अधिकार है। जब ब्रह्मा जी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, नमवा नमवा नहीं, नमवा नहीं है, तो क्या कर लेगा वो क्या कर लेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं ये बात, इसमें हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया, काहे के लिए दिया? आप कहते हो, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे वोट देने के लिए दिया है बाबा साहब अम्बेडकर, वोट का अधिकार वोट देने के लिए दिया, वोट देने के लिए नहीं दिया। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये वोट का अधिकार, वोट